हाँ सर। 3 मई से लॉकडाउन 2 की अवधि समाप्त हो रही है। आज लॉकडाउन 3.0 की घोषणा की गई है और ये प्रसन्नता का विषय है कि जो 4 मई से ये लॉकडाउन 3.0 होगा, उसमें सरकार के द्वारा काफ़ी कुछ छूट दी गई है। अधिकांश बंदिशें खत्म कर दी गई हैं और ज़्यादातर छूट दी गई हैं। मूल मकसद ये है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को और जनजीवन के सामान्य जीवन को पटरी पर लाया जाए। ज़्यादातर जो पाबंदियाँ हैं हॉटस्पॉट क्षेत्र में लगाई गई हैं। राजस्थान के करीब 8 जिले इसके अंदर अभी शामिल हैं। धौलपुर जिला ऑरेंज कैटेगरी में। ऑरेंज कैटेगरी का मतलब है कि हम लोग ग्रीन जोन में थे, लेकिन कुछ केसेस जो नए आए हैं उनसे उनकी संख्या और उनका जनसंख्या घनत्व और कई सारे पैरामीटर्स की वजह से हमको ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है। पूरे देश में 4 जोन्स बनाए गए हैं: रेड, ऑरेंज, ग्रीन और कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन का अभिप्राय है कि जहां पर हम प्रकरण पाए जाने के बाद जो जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हैं, जिसमें कि व्यक्ति और आमजन के आवागमन, परिवहन के साधनों का आवागमन बंद करते हैं, उसे कंटेनमेंट जोन कहा जाता है। तो कंटेनमेंट जोन को पूर्ण रूप से हर प्रकार की गतिविधि के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ट्रेन, बस और विमान सेवाएं बंद रहेंगी और समस्त जोन्स में प्रतिबंध ये लगाया गया है कि शाम को 7 बजे से और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू की स्थितियाँ रहेंगी, अर्थात किसी भी प्रकार का मूवमेंट परमिशन नहीं होगा और कई अति आवश्यकताओं की सूरत में ही व्यक्ति इसमें आवाजाही कर सकेगा। इसके अलावा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 60 साल की उम्र से अधिक के व्यक्तियों पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए। धौलपुर की दृष्टि से देखा जाए तो अभी तक 9 केसेस थे कल 2 जो पॉजिटिव केस पाए गए थे वो नेगेटिव हो गए थे, लेकिन आज 2 नए केसेस और मिले हैं, जिनकी कुल संख्या 11 हो गई है। पूरे राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो पूरे राजस्थान में ये संख्या लगभग 3000 के आसपास पहुंच रही है। तो 3000 पूरे प्रदेश में है। उसको देखते हुए हमारी स्थिति काफ़ी कुछ नियंत्रण में। सबसे अधिक प्रसन्नता का विषय है कि हमारे अधिकांश जो लोग हैं वो 45 ईयर्स के कम से एज ग्रुप में है। 45 साल से कम उम्र के व्यक्तियों की इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बहुत अधिक होती हैं, उनके रिकवरी के बहुत अच्छे अवसर हैं, डिस्चार्ज होने के अवसर हैं। आज एक केस जरूर मिला है जो कि 85 साल का है। उसको हम ये देख रहे हैं कि भाई प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, यानी संक्रमण का मूल स्रोत क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली ये देखा गया है कि जब तक हम उस व्यक्ति को चिन्हित नहीं कर लेंगे जो कि मूल संक्रमित व्यक्ति है, तो ये चेन बढ़ सकती है। संक्रमण पाया जाना उतना संकट का विषय नहीं है जितना संक्रमित व्यक्ति का लगातार घूमते रहना और अन्य व्यक्तियों को संक्रमित करते रहना। इसी दृष्टि से हम लोगों ने जनता से अपील की थी कि यदि किसी व्यक्ति को संक्रमित पाया जाता है, लक्षण पाए जाते हैं सर्दी जुकाम खांसी के, हाई रिस्क कैटेगरी का व्यक्ति है, तो कृपया ऐसे व्यक्तियों को बाहर लाया जाए। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि धौलपुर में आम जनता ने जागरूकता का बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। कल तारा सिंह में जो केस आया था गुरमुख सिंह का, उसमें स्वयं वो लोग लेके आए, रात को उन्होंने उसको चबूतरे पर बिठाया रखा। सागरपाड़ा में भी ये स्थिति नजर आई। तो ये अगर जागरूकता का स्तर रहेगा तो हम इस बड़े संकट से विजय तभी पा पाएंगे जबकि हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जैसे ही कोई संक्रमण की स्थितियाँ हैं, वो कोई ट्रैवल हिस्ट्री का आदमी आता है तो उसको तत्काल भाव से अस्पताल में देखने के लिए लाए। 2048 दलों का गठन किया गया है जो पूरे क्षेत्र को 2 दिन के अंदर छान कर और ये निकाल सकते हैं कि कौन कौन लोग किस स्थिति में क्या संक्रमण ग्रस्त है। इसके अलावा 16 हमने मोबाइल ओपीडी बनाई है। आज मैं समाचार में पत्र में पढ़ रहा था, गढ़ी लज्जा में मोबाइल ओपीडी गई, उन्होंने उनके देखा 160 रोगियों को। अगले दिनों का प्रोग्राम भी हमने फिक्स कर रखा है। तो दूरस्थ इलाके जहाँ के लोग पीएससी सब सेंटर्स में नहीं आ सकते या जिनमें ये भावना है कि भाई हम तो सब ठीक हैं, उन क्षेत्रों में भी हम पहुँच कर ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का हम इलाज कराएं। तो ये मोबाइल ओपीडी जो बनाई गई हैं हमारी, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो चिकित्साकर्मी वो भी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो केवल बसई नवाब में ही जो व्यक्ति था उसने परिवार के
अपनी पत्नी और 2 बेटियों को संक्रमित किया। बाकी अन्य सभी केसेस में प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को हम पकड़ने में सफल रहे। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, पर कुछ लोगों के द्वारा अभी भी इस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं कि वो बाजार में इकट्ठे हो जा रहे हैं। इस बात का उनको एहसास नहीं है कि जब पूरा देश संकट से गुजर रहा है तो उनके सहयोग की आवश्यकता है। लॉकडाउन 3.0 में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था ये की गई है कि हमारे जो ग्रामीण उद्योग हैं उनको 100% आधार पर संचालन करने का निर्णय लिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो श्रमिक लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, आय के साधन मिलेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आएगी। नरेगा में हमने 21,000 लोगों को संयोजित किया है। स्वच्छ भारत मिशन में करीब 16,000 मेरे शौचालय पूर्ण हुए हैं, उसमें करीब 17 करोड़ रुपए का पेमेंट ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोगों के खाते में जाएगा। पूर्ण पारदर्शिता के हिसाब से हम इसका भुगतान करा रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि कंट्रोल रूम से फ़ोन करके पूछा जाए कि क्या किसी प्रकार की कोई भुगतान में अनियमितता तो नहीं है, कम भुगतान तो नहीं हुआ, या किसी प्रकार की अन्य कोई मांग तो नहीं की गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि कोई ऐसी शिकायत होगी तो इस मेरे फेसबुक पेज पर लोग इसको दर्ज कराएंगे, हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार से नरेगा में भी करीब 5-5.5 करोड़ रुपए का पेमेंट इस पखवाड़े में होगा। कुल मिला के 22-23 करोड़ रुपए का पेमेंट हमारा इसमें जाएगा। इसके अलावा अगले पखवाड़े के हिसाब से, जिसमें कि 1, 2, 3 और 4 अप्रैल में मस्टरोल जारी होंगी और कुछ हो गई हैं, तो उनमें भी हमारा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों को नियोजित किया जाए। हमारा प्रयास है कि 40,000 से ऊपर के लोगों को हम लाएं। अगर 40,000 श्रमिक नियोजित होते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 11-12 करोड़ रुपए उनके खातों में जाएगा, लोगों की आय का जरिया बनेगा। जो लोग प्रवासी श्रमिक बाहर से लौटे हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनके लिए भी एक साथ ठीक होने पर उनके नियोजित होने की संभावनाएं रहेंगी। इसी प्रकार से हमने 5 लाख मास्क बनाने का जो निर्णय लिया था, वो भी हम महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनवा रहे हैं। हमारा मकसद है कि महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार मिले, स्वावलंबन की भावना बढ़े, आत्मविश्वास की भावना बढ़े। इस अवसर में जबकि सब लोग खाली हैं तो उनकी रिक्तता भी समाप्त हो। हमने इस बात पर पाबंदी लगाई है कि किसी एक या 2 स्रोत से नहीं बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें नियोजित हों। निजी अस्पतालों के लिए भी हमने ये व्यवस्था की है, उनको डायरेक्शन जारी किए हैं कि ये शिकायतें मिल रही थी कि उनकी OPD या उनकी IPD में इलाज नहीं हो रहा है, उनको चेतावनी जारी की गई है। स्कूलों के बारे में भी अच्छी खबर है। इस बात की संभावना है कि शीघ्र ही यूनिफॉर्म के साथ मास्क पहन के आने की अनुमति मिले, लेकिन चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों की पालना करानी है तो उसके लिए हो सकता है कि शिफ्टों में क्लास चलें, टेली एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों की संभावना पर बात विचार कर रहे हैं। अभी स्माइल प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक कोर्स कंटेंट इसमें डाला जाए, बच्चों की सहभागिता बढ़ाई जाए। एक दिन स्वयं मैं इन बच्चों के साथ एक अपना संवाद रखना चाह रहा हूँ, उनकी समस्याओं को मैं जानूंगा रूबरू होकर, ताकि हमें पता चले कि जो स्माइल प्रोजेक्ट है उसमें कितना लाभ बच्चों को मिला, कितना नहीं मिला। तो लॉकडाउन 3.0 में जो छूटें मिली हैं उससे काफ़ी अर्थव्यवस्था में जान आएगी, लोगों को इस स्थिति से निजात मिलेगी जिसमें घर में कैद होकर उनको काफ़ी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। लेकिन 7 बजे से शाम के 7 बजे से रात के सुबह 7 बजे तक का जो मूवमेंट है रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं उसमें नाई को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को छूट प्रदान की गई है। जो नाई है उसको इसलिए रोका गया है कि उनके द्वारा जो अस्त्रा प्रयोग होता है, उनके द्वारा जो कपड़ा प्रयोग होता है, उसमें संक्रमण के बहुत अधिक फैलने की संभावनाएं बनती है। सुपर स्प्रेडर की उनकी स्थिति बन जाती है, यानी एक व्यक्ति 50 लोगों को संक्रमित कर सकता है, वो 50 लोग अन्य लोग कर सकते हैं। तो इसकी वजह से उनको रोक है। उस समय हमें इन असुविधाओं को झेलना पड़ेगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन जो घोषित होंगे, जैसे धौलपुर में जहाँ कर्फ्यू लगाया गया है वो कंटेनमेंट जोन है, उसमें OPD और क्लिनिक नहीं खुल सकेंगे, लेकिन अन्य क्षेत्रों में इनका संचालन हो सकेगा। यानी कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य जो हमारे क्षेत्र हैं उसमें संचालन हो सकेगा। शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल पर प्रतिबंध रहेगा। किसी प्रकार के समारोह, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समारोह, खेल समारोह का आयोजन नहीं हो सकेगा। होटल, रेस्टोरेंट पर पाबंदी रहेगी। सिनेमाघर, स्पा, जिम, मॉल, इन पर पाबंदी रहेगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी प्रतिबंधों के दायरे में रहेंगे। शादी के बारे में विस्तृत निर्देश अभी आना शेष है, लेकिन संभावना इस बात की है कि 50
व्यक्तियों की सीमा तक शादियों की अनुमति मिल सकती है। तो धौलपुर में जो काफ़ी कुछ लोगों में इस बात के सवाल जवाब थे कि साहब इसका क्या होगा, उसकी अनुमति मिलेगी। इसके बारे में निर्देश प्राप्त होने के बाद ही इसमें आगामी कार्रवाई संभव होगी। पूरे राज्य की स्थिति अगर देखा जाए तो पूरे कुल मिला के 2600 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 1400 व्यक्ति केवल जयपुर और जोधपुर के हैं। और रेड कैटेगरी के जो 8 जिले हैं उसमें भी ये पाया गया है कि उनमें शहरी क्षेत्रों में जो ज़्यादा घनत्व वाले हैं, जहाँ की नमी ज़्यादा है, जहाँ रहने का स्पेस कम है, जहाँ सामाजिक दूरियों के मापदंडों की पालना होना मुश्किल है, उन क्षेत्रों में ही ये सीमित है। तो वही बड़े सौभाग्य का विषय है कि पूरी आबादी के बहुत कम प्रतिशत में और पूरे भौगोलिक क्षेत्र के बहुत कम प्रतिशत में राजस्थान में ये फैला हुआ है। और धौलपुर की दृष्टि से देखा जाए तो ये ऑरेंज जोन में रखा गया है। धौलपुर की केवल एक तहसील जो है, धौलपुर तहसील ही संक्रमित क्षेत्र में रखी गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सरकार ने प्रावधान किए उससे लोगों को राहत मिलेगी। अब हम श्रमिक, जो अप्रवासी श्रमिक हैं, उन पर आते हैं। धौलपुर में करीब हम लोगों ने 404 जो ग्रामीण क्षेत्र में और करीब 200 आदमी शहरी क्षेत्र में करीब 600-650 लोगों को चिन्हित किया था, जो कि धौलपुर से देश के अन्य राज्यों में जाएंगे। एमपी के 21 लोग थे, उसमें से 18 को हमने भिजवा दिया। बाकी 3 लोगों ने लिखित में कहा कि हम यहाँ रहकर रोजगार करना चाहते हैं। यूपी के भी कुछ लोग हैं जिनकी की संख्या 85 के आसपास है, उन लोगों का भी हमने चिन्हीकरण कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ आज या कल बसों से हम उनको आगरा भिजवा देंगे, भरतपुर भिजवा देंगे और भरतपुर से उनका ट्रांसपोर्टेशन यूपी में हो जाएगा। उनकी स्क्रीनिंग करा ली गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक या कल दोपहर तक उनका हम ट्रांसपोर्टेशन करा लेंगे। पंजाब और हरियाणा दूसरे राज्य हैं, गुजरात, उनकी हमारे कोई नहीं है। तो अभी इन 4 राज्यों पर बल दिया गया है। 6 ट्रेनें राजस्थान में अभी चालू हुई हैं, जिससे कल बच्चों का परिवहन हुआ है। कल मैंने रेलवे के अधिकारियों से बुला के बात की थी। हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि क्या क्या ट्रेन रूट्स हैं, कहाँ कहाँ वो आ सकते हैं। तो एक संभावना धौलपुर रेलवे स्टेशन की है, ग्वालियर की है, एक संभावना भरतपुर की है, जहाँ की ट्रेनें दिल्ली बम्बई से हमारी तरफ आती हैं। तो हम रेलवे के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके और उनको बिठाने की व्यवस्था करेंगे। व्यवस्थाएं हो रही हैं, बड़ी वैज्ञानिक पद्धति से हो रही हैं कि जो भी व्यक्ति आएंगे वो नामजद चिन्हित होंगे, उनके बैठने की व्यवस्था की जाएगी, उनकी सीटिंग प्लान होगा। जनता से अपील है कि इसमें जल्दबाजी ना करें, व्यवस्थाओं को वैज्ञानिक रूप से चलाने में अपनी मदद करें। 2 ट्रेनें कोटा और जयपुर से भी रवाना हो गई हैं, पर जो ट्रेनें संचालित होंगी उनकी कुछ विशिष्टताएं, कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। नॉन स्टॉप ट्रेन होंगी, यानी शुरुआत होने के बाद ये कहीं रुकेंगे नहीं, और इमरजेंसी में अगर कहीं रुकेंगे भी तो यात्रियों को उतरने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरा, इसमें बैठाने से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी और ये देखा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो बैठाया जा रहा है ट्रेन में वो किसी प्रकार के सर्दी जुकाम खांसी बुखार के लक्षणों से पीड़ित नहीं है या कोई संक्रमण संभावित तो नहीं है। तो ऐसे स्क्रीनिंग के बाद इनको बैठने की अनुमति के लिए प्रावधान किया गया है। छोटे छोटे जत्थों में इनको रेलवे स्टेशन पर ले जाया जाएगा। इन सभी को फेस मास्क की अनिवार्यता लागू की गई कि सभी लोग फेस मास्क पहन के चलेंगे। खाना जो है हम धौलपुर में व्यवस्था करेंगे कि ऐसे लोग जो यहाँ से रवाना होंगे उनके खाने की हम व्यवस्था करेंगे। और बाकी अगर लंबी जर्नी होगी तो रेलवे के द्वारा भी उनको खाने की व्यवस्था की जाएगी। यदि मान लीजिए कि गोरखपुर और उधर बलिया, दूसरे जो बड़े ज़िले हैं बिहार के, जाने में निश्चित रूप से 10-12-15 घंटे लगेंगे, तो शुरुआत में भोजन उपलब्ध कराएंगे। हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि उनके रास्ते के लिए भी कुछ भोजन सामग्री दें। हमारा प्रयास है कि ये बहुत ऐसा कम अवसर मिलता है कि मानव जाति की सेवा का अवसर मिले। ये मानव सेवा का अवसर है। मैंने अपने समस्त अधिकारियों को डायरेक्शन दी है कि उनके लिए खाना खिला के भेजा जाए, रास्ते के लिए कुछ भेजा जाए, रास्ते के लिए कुछ बिस्किट नमकीन आदि सामग्री भी दी जाए, ताकि यहाँ से जो आदमी जाए उसको ये से सम्मान उसकी वापसी हो। ये जो यात्राएं हैं उसमें साधारण किराया देकर प्रवासी इन ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि करीब 18,000 के आसपास श्रमिक हैं, जिसमें कुछ संख्या बढ़ सकती है जो कि देश के अन्य भागों से धौलपुर में आएंगे। बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा चुनौती का कार्य है। हमने ये व्यवस्था की है कि हर ग्राम वार, करीब हमारी 171 पंचायतें थी पुरानी, उस नई पंचायतें सृजित हुई हैं, करीब 851 गाँव हैं। हमने ग्राम वार उनका सर्वे कराकर सूचियाँ बनवा ली हैं।
आज की तारीख में हमें ये पता है कि किस ग्राम पंचायत के किस गाँव में कौन कौन व्यक्ति आने वाले हैं, उनको क्या क्या मोबाइल नंबर है, और हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि उनके आवागमन पर हम उनकी संख्या के आधार पर उनकी व्यवस्था करें। सबसे पहले तो जैसे ही वो लोग रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, बसों के माध्यम से इस तहसीलवार उनको लाया जाएगा। चेक पोस्टें बनाई गई हैं, चेक पोस्टों पर उनको बाकायदा स्क्रीनिंग की जाएगी, देखा जाएगा कि किसी प्रकार के संक्रमण से प्रभावित तो नहीं है, किसी प्रकार के सर्दी जुकाम खांसी के लक्षण तो नहीं। उसके उपरांत उनको गांव में लाया जाएगा, गांव में भी उनकी काउंसलिंग की जाएगी, एक स्थान पर बिठा के उनको समझाया जाएगा कि जांच की प्रक्रिया से गुजरने से उनका भला होगा, उनके परिवार का भला होगा। अभी धौलपुर के 2 केसेस में पाया गया कि उन्होंने अपनी परिवारजनों को, अपने भाइयों को बाहर बिठाया रखा रात भर, और सुबह उनको लेकर अस्पताल आए, और संक्रमण पॉजिटिव पाए जाने पर उनमें इस बात का फक्र था, खुशी थी कि उन्होंने परिवार के छोटे छोटे बच्चों को, उनके बुजुर्ग माँ बाप को संक्रमित नहीं किया। तो ये स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमने ये निर्णय किया है कि अधिकांश लोगों को होम आइसोलेशन रखा जाएगा। लेकिन होम आइसोलेशन यानी घर में ही उनको आइसोलेट करके रखा जाएगा। इसका अभिप्राय है कि वो व्यक्ति घर में तो रहेंगे, लेकिन उनको आने जाने घूमने की आज़ादी नहीं होगी। घर में एक कमरे में रहेंगे, उनका खान पान उपलब्ध कराया जाएगा। हमने ये भी उपलब्ध कुछ 1 लाख पर्चे भी छपवाए हैं ताकि हम उनके परिवारजनों को और उस व्यक्ति को उपलब्ध कराएं। उनसे भी प्रार्थना करें कि साहब आप ये समझें कि ये संक्रामक रोग है, इसके खिलाफ कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आप अपने खाने पीने, रहने सहने का इंतजाम इस तरह करें कि संक्रमण को फैलाएंगे। मान लीजिए खाना दिया जाता है तो खाने के बर्तन भी संक्रमण का स्रोत होते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर कपड़े का आदान प्रदान हुआ तो वो भी संक्रमण का स्रोत होगा। तो इन सब व्यवस्थाओं को इस रूप से किया जाए कि संक्रमण फैलेगी। अगर मान लीजिए कपड़े हैं तो उनको गर्म पानी से धोने की व्यवस्था रखी जाए, सावधानी से किया जाए, फेस मास्क का इस्तेमाल किया जाए। अगर खाना दिया जा रहा है तो बर्तनों को यथासंभव डिस्पोजेबल जो होते हैं, दोना पत्तल अखबार, उस पर दिया जाए, या कोई ऐसा बर्तन दिया जाए जिसमें कि वो स्वयं अपना वो करे। तो संक्रमण को हमको ये देखना पड़ेगा, ये संक्रमण छूने से हो जाता है। किसी भी सतह को आप छूओगे, संक्रमण व्यक्ति छूता है और उस चीज को दूसरा अगर व्यक्ति छू लेता है तो संक्रमण फैल सकता है। इतनी बड़ी व्यवस्था जिला प्रशासन के लिए चुनौती का कार्य की तरह से है। हमने इस स्थिति को 1 माह पूर्व ही भांप लिया था, आकलन कर लिया था। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमने इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयारियां एडवांस में की हैं। हर जगह ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप समितियां बनाई गई हैं, जिसमें उस गांव का जो सबसे बड़े स्कूल का जो अध्यापक है, प्रधानाध्यापक है, उसको उसका अध्यक्ष बनाया गया है। उसमें ग्राम सेवक, उसमें पटवारी, उसमें आशा, आंगनवाड़ी, ANM और करीब 7-8 टीचर्स को लगाया गया है। इन सारी टीम से कम 15,000 लोगों को हमने नियोजित कर रखा है। इसी के अलावा करीब 10,500 लोगों की कोरोना वॉलंटियर ग्रुप बनाया गया है। हर गांव में कम से कम 8 से 10 लोग हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में करीब 35 से 45 आदमी हैं। तो इन सब के माध्यम से हम इन व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से रेगुलेट करेंगे। मैं आज राजाखेड़ा जा रहा हूँ। मेरे जाने का मकसद ये है कि अगले 2-3 दिन में मैं पूरे जिले में इस बात की चेतना विकसित करना चाहता हूँ कि ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप समितियाँ कैसे काम करेंगी, किस प्रकार वो ग्राम स्तरीय जो हमारे कोरोना वॉलंटियर ग्रुप से उनका सहयोग लेगी, और वो आपस में मिलकर गाँव में किस प्रकार से ये जागरूकता फैलाएंगी कि प्रवासी श्रमिकों के लौटने पर उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाए। इन समितियों के द्वारा जागरूकता फैलाने का बहुत अच्छा काम किया गया, लेकिन अब कुछ ऐसी वैज्ञानिक चीजें हैं, कुछ ऐसे वैज्ञानिक तथ्य को समझाना पड़ेगा कि कपड़े को छूने से, बर्तन को छूने से, मिलने से किस प्रकार संक्रमण फैल सकता है। अगर 14 दिन तक उनको घर में आइसोलेट करके रखा जाए तो कैसे हम समस्या से जी सकते हैं। हमारा ये भी प्रयास है कि यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात के जो अति संक्रमित लोग हैं, क्षेत्र हैं, लोग हैं, उनको भी हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में या उसी गांव के किसी स्कूल में पृथक से कमरों में रखें ताकि हमें किसी प्रकार का खतरा नहीं रहे। तो ये सब व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर्स की कुछ हमारी समस्याएं आई थी। आज मैंने बनिया, धौलपुर, इन सब क्षेत्रों में जो है उसके बाद आदेश दिए कि वहाँ पर अच्छा प्रबंधन किया जाए। वहीं जो किचन से उसी में खाना बनवा लिया जाए, उनके लिए किसी प्रकार के फल, सब्जी
और दूध, बिस्किट, नमकीन आदि की व्यवस्था की जाए। मैं मानता हूँ और समझता हूँ कि जो सुविधाएं घर में मिलती हैं वो आपको बाहर नहीं मिल सकती। हमारे प्रयासों में कभी किसी को असुविधा का कारण न बने, ये हमारा सदैव प्रयास रहा है। इस जिले में हम लोगों ने इतनी व्यवस्थाएं की कि पशु पक्षी, बंदर, कुत्ते, इन लोगों तक का हमने ख्याल रखा, ताकि जो लोग अपनी बात नहीं कह सकते, जो बेजुबान हैं, उनको हमने रखा। मेरा इस अवसर पर सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि कोई व्यक्तिगत असुविधा है तो माफ़ करेंगे, लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि प्रशासन का ये मूल दायित्व है कि हर प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन करे। तो निश्चित रूप से कुछ व्यवस्थाओं को करने में हमारी नीचे की एजेंसी की कुछ कमियां रही हैं, उन कमियों को हम पूरा करेंगे और ये प्रयास करेंगे उन्हें अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जाए। बाड़ी के हॉस्पिटल में कल जो आइसोलेशन में थे और क्वारंटीन में थे, उनको योगा कराया गया, उनको म्यूजिक की व्यवस्था कराएगी। निश्चित रूप से जो ऊर्जावान व्यक्ति है उसको आप बिना काम के बंद कर देंगे तो उसकी ऊर्जा का चैनलाइजेशन कहीं ना कहीं होगा, तो वो नकारात्मक दिशा में ना हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसकी सकारात्मकता प्रदान करने के लिए म्यूजिक है, योगा है, भोजन की बेहतर व्यवस्थाएं हैं, अखबार की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाओं को प्रशासन करेगा। मैं बताना चाहूँगा कि इस दौड़ में आज मैं राजाखेड़ा जा रहा हूँ। मैं ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप समितियों से इंटरेक्शन करूँगा। वसई कार्य में जो ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप समिति के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया था, आज मैंने वहाँ जाने का तय किया है, ताकि हम ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप समितियों को वहाँ प्रशंसा पत्र देकर उनके योगदान को हम रिकग्निशन दे सकें और इस बात को औरों को प्रोत्साहित करें कि और क्षेत्र के लोग इसी हिसाब से काम करें। इसी प्रकार वॉलंटियर्स के साथ भी मैंने बैठकें रखी हैं, ताकि मैं उनकी समस्याओं को समझ सकूं, उनको किस प्रकार से उनके रोल को अधिकतम ले सकते हैं, इसकी बात को समझ सकें। हमारी प्रसन्नता का विषय है कि भरतपुर में लेबोरेटरी कायम की गई है, जिसमें 150 की कैपेसिटी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सैंपल्स वहीं से जांच हो सकेंगे, उनकी रिपोर्ट भी अब शीघ्र आ सकेगी। तो ये इस प्रकार से प्रवासी श्रमिकों के लाने के लिए व्यापक प्रबंधन किया गया है। ई पास के लिए बहुत व्यवस्था की गई है। अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे पास निरंतर फोन आ रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, जो प्रवासी श्रमिक जो धौलपुर के हैं, अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, वो अपना पंजीयन अवश्य करा लें। पंजीयन को अगर नहीं कराते हैं तो उनके लौटने की वरीयता अंतिम होगी, क्योंकि केवल पंजीयन कराए व्यक्तियों को ही आना अनुमत होगा। वो आज मैं इनके जो परिवारजन हैं जो धौलपुर में, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो कृपया करके जो जानकारियाँ हम उपलब्ध करा रहे हैं कि ई पास कैसे बनेगा, क्या प्रक्रिया होगी, इस जानकारी को वो अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को जो कि अन्य राज्यों में, वो जानकारी देवें, उनको व्हाट्सएप पे भेजें कि भाई आप ई पास बनवा सकते हैं, इसकी ये प्रक्रिया होगी, ये तरीका होगा, वो आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि कृपया इस काम को वरीयता दें करें। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रवासी श्रमिकों को शीघ्र हम ट्रेनों के माध्यम से ला पाएंगे, उनके घरों तक पहुंचा पाएंगे, उनके दुख दर्द को दूर कर सकेंगे। वो जो या अभी परेशानियां झेल रहे हैं वहाँ के रिलीफ कैंप्स में या क्वारंटीन सेंटर्स पे या रोजगार और अपने काम से जो वंचित हो चुके हैं, उन सबको बहुत बड़ी इमदाद दिलाने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से कटिबद्ध रहेगा। धन्यवाद।